नमस्कार मित्रों, मैं ओम सिंह भाटी। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अपन जो अपना ऑफलाइन टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट आयोजित हुआ है उसमें जो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं कि जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनको आप किस तरह से किस अप्रोच से ले जाके क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम के अंदर, इस टेस्ट के अंदर उनका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये अपने टेस्ट जो हर संडे को होता है, आप भी अपने इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए मैंने प्रोसेस बता रखा है। जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उनका फटाक से वीडियो सॉल्यूशन करते हैं, टाइम ख़राब करने से कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 जो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि निम्न अभिक्रिया में उत्पाद ए प्रोडक्ट ए की पहचान कीजिए। तो ये जो अभिक्रिया है वो किसकी अभिक्रिया है? एल्केन की अभिक्रिया है। एल्केन की अभिक्रिया किससे करवाई जाती है? एल्केन में भी ये क्या है, आपका दिया हुआ यौगिक है वो नॉर्मल हेक्सेन दिया हुआ है। इस नॉर्मल हेक्सेन की क्रिया किससे करवाई जाती है? इसका चक्रीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? चक्रीकरण किया जाता है ऑक्साइड की उपस्थिति में। Cr2O3 हो सकता है, V2O5 हो सकता है, Al2O3 भी हो सकता है। 773 केल्विन ताप पर इसको क्या करना है? गर्म करना है। एल्केन हेक्सेन को नॉर्मल हेक्सेन को क्या करना है? 773 केल्विन ताप के ऊपर इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है? बेंजीन का निर्माण होता है। C6H6 का निर्माण होता है, बेंजीन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है जो ऑक्साइडों की उपस्थिति में यह अभिक्रिया आपके करवाई जाती है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो है वो है बेंजोइक अम्ल। 36 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल ए के साथ क्रिया करके फिनॉल ए के साथ, बेंजोइक अम्ल ए के साथ फिनॉल बी के साथ, मतलब दो अलग है कि बेंजोइक अम्ल की ए के साथ क्रिया करवाओ, फिर फिनॉल की बी के साथ क्रिया करवाओ। ए क्या होगा और बी क्या होगा? तो ये दोनों अभिक्रियाएं किसकी अभिक्रिया हैं? आपके मैं कह सकता हूं कि ये दोनों अभिक्रिया एनसीईआरटी से उठाई हुई है और बेंजीन का निर्माण जो करने की अभिक्रिया होती है जिसमें क्या करवाया जाता है? पहली अभिक्रिया जिसमें बेंजोइक अम्ल, ये बेंजोइक अम्ल का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, C+ONA प्लस इसके साथ क्रिया करवानी है NaOH प्लस ये CaO। NaOH और CaO का मिश्रण क्या कहलाता है? सोडा लाइम कहलाता है। इसके ऊपर जब भी आपकी क्रिया करवाई जाएगी तो एक निकल जाएगा Na2CO3 और इसके साथ बन जाएगी क्या? C6H6, बेंजीन का निर्माण होता है और ये आपका क्या बन गया? बेंजीन बन गया। एनसीईआरटी के अंदर आप देख लेना, पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन को उठाया है। दूसरा कहता है कि फिनॉल बी के साथ क्रिया करके फिनॉल की क्रिया करवाओ। ये जो है आपका क्या हो जाएगा? इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ। ये अभिक्रिया आप लिख लेना अपने कॉपी में, ये अभिक्रिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। दूसरा जो कह रहा है कि फिनॉल बी के साथ क्रिया करके फिनॉल, ये फिनॉल का फॉर्मूला हो गया फिनॉल। अब ये बी के साथ क्रिया करके, बी का मतलब वो जिंक चूर्ण के साथ क्रिया करेगा, Zn के साथ क्रिया करेगा। इसको क्या करे जाएगा? गर्म किया जाएगा। तो यहाँ से ये Zn और ये O, ये Zn निकल जाएगा, बचेगा क्या? C6H6 बन जाएगा। बेंजीन का निर्माण हो जाता है। तो बेंजोइक अम्ल ए के साथ, ए क्या होगा? सोडा लाइम। बेंजोइक अम्ल सोडा लाइम के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है। फिर फिनॉल बी के साथ, फिनॉल है वो जिंक चूर्ण के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है। ए और बी आपका क्या हो जाएगा? सोडा लाइम होगा और क्या हो जाएगा? जिंक का चूर्ण हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एल्काइन से लिया गया है। हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है वो देखते हैं। हाइपोक्लोरस अम्ल और प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया करवाती है। हाइपोक्लोरस अम्ल और प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद, ये जो क्वेश्चन है वो मैंने लैब असिस्टेंट से सीधा उठाया है। लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर या 18 के अंदर जहाँ भी पूछा, इन तीनों पेपरों के अंदर पूछा गया है। एल्काइनों पर हाइपोक्लोरस का योग करवाया जाता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही ये जो अभिक्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। किस अभिक्रिया द्वारा? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक क्रियाविधि, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये मैकेनिज्म द्वारा क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। हाइपोक्लोरस अम्ल जिसको कहते हैं HOCl, ये हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है। जब प्रोपाइन के ऊपर योग करवाई जाती है तो वो किसके अनुसार होगी? सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है तो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है और मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है 1,1
जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेनॉन। अब ये जो अभिक्रिया होती है वो होती कैसे है, इसको अपन इधर की तरफ देखते हैं एक बार। कैसे होगी, किसके ऊपर क्रिया करवानी है, प्रोपाइन के ऊपर क्रिया करवानी है। तो प्रोपाइन का आप फॉर्मूला लिख दो, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, ये प्रोपाइन, इसके ऊपर आप योग करवा दो HOCl का योग करवा दो, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब इसके ऊपर आप जैसे ही क्रिया करवाओगे तो सीधी बात है कि मार्कोनिकॉफ का रूल लगा दो कि इसका ऋणावेशित भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ जाके ये क्या बन जाएगा, CH3C, ये क्या बन गया, OH जाके आपके यहाँ जुड़ जाएगा। फिर यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे क्या है CH है, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। फिर इसके ऊपर वापस आप HOCl की हाइपोक्लोरस एसिड की क्रिया करवाओ तो वापस आपके क्या बन जाएगा, वापस बन जाएगा। यहाँ से आगे देखो आगे क्या बनेगा, ये CH3, ये C, यहाँ पे OH, वापस यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा OH, और यहाँ क्या बढ़ेगा CH तो है ये, और Cl2, एक Cl पहले है, एक Cl कहाँ आ गया, ये वाला भी वापस यहाँ चल गया। तो ये बन गया CH3 COH OH और CH Cl2। इसके ऊपर क्या करो आप, यहाँ से जो वापस आप इसको अगर गर्म करते हो तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, जल का अणु आपके निकल जाता है। और जल का अणु कैसे निकलेगा, इसी में से ही निकलेगा। यहाँ वाला मान लो ये OH निकल गया तो यहाँ का एक H निकल जाएगा, तो यहाँ पीछे क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C, फिर H, और ये आपका जो Cl2 है वो बच जाएगा। तो इसको कहते हैं 1,1, ये वेल, ये पहले कार्बन पर और ये दूसरे कार्बन, पहले कार्बन पर, तो ये हो जाएगा 1,1 जो आपका हो जाएगा डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, और क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन, 1 2 और 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेनॉन बनता है। तो ऑप्शन में कहीं है देखो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेनॉन बनता है। ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। उम्मीद के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि सेकंड ग्रेड का जब एग्ज़ाम होगा ये अभिक्रिया आपको वहाँ देखने को मिल सकती है। अब देखो मिलने को तो ये है कि एक उम्मीद है कि वो अभिक्रिया आपके वहाँ जाके आपको मिल जाए, बाकी भगवान पे है कि आपको वो अभिक्रिया एग्ज़ाम में मिले और आपका क्वेश्चन क्या हो, सही होना चाहिए, अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए, बाकी अपने को कुछ नहीं देखना है। तो ये जो 2 क्वेश्चन थे मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाए, फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मेरा टेलीग्राम के ऊपर ये 100% ये शेयर किया हुआ है, आप उसको देख लेना, मैंने पेज डाला है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका तीसरा जो क्वेश्चन है, उस तीसरे क्वेश्चन की बात करते, 1 मिनट इसको थोड़ा मिटा देते ताकि डिस्टर्ब ना हो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन, एथिलीन और एसिटिलीन, मतलब एथेन का सूत्र हो गया CH3CH3, एथिलीन हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एसिटिलीन हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड ये CH, में कार्बन परमाणुओं के आबंध की कोटि में वृद्धि होती है। मतलब बंध कोटि आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बंध ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। बंध ऊर्जा घटेती है तो बंध ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, नहीं घटेगी नहीं, बंध ऊर्जा बढ़ेगी। बंध ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, मतलब बंध ऊर्जा बढ़ती है और बंध लंबाई क्या होगी, घटेगी। ऑप्शन दिख रहा है कि बंध ऊर्जा है। ये ध्यान रखना कि जब इनके बीच में कार्बन परमाणुओं के बीच की बंध कोटि, जिसको बंध क्रम कहते हैं, अगर बंध कोटि का मान बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर का मान बढ़ रहा है, तो हमेशा जो इनके बीच की जो ऊर्जा होती है ना वो बढ़ती है। तो ऊर्जा देखो यहाँ पर क्या होती है, बंध लंबाई और ऊर्जा दोनों बढ़ती हैं। बंध लंबाई और ऊर्जा दोनों नहीं बढ़ेंगे, बंध लंबाई और बंध ऊर्जा दोनों घटते हैं, बिल्कुल गलत है। बंध लंबाई तो घटेगी, सीधी बात है कि बंध लंबाई, जब आबंध कोटि बढ़ती है तो बंध लंबाई क्या होती है, घटती है, और बंध लंबाई घटेगी तो बंध ऊर्जा अपने आप आपस में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि जो अपन ने जो नाम लिया है ये एथेन है, तो एथेन के अंदर जो बंध ऊर्जा का मान होता है वो लगभग आपके जो होता है वो 345.6 किलो जूल प्रति मोल होता है, और एथेन के अंदर होता है 602 किलो जूल प्रति मोल होता है, और एथाइन के अंदर जो होता है वो 835 किलो जूल प्रति मोल होता है। तो ये देखो बंध ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। बॉन्ड ऑर्डर इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो सीधी बात है कि उसमें बंध ऊर्जा की मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये घट रहा है, और ये वापस क्या हो गया, घट गया। तो जिसका बंध ऊर्जा घट रहेगी तो उसका आप बंध लंबाई भी निकाल सकते हो। बंध लंबाई कैसे निकलेगी, बंध लंबाई
अपने आप घटती है का मतलब इसमें नरबंध लंबाई ज़्यादा होगी। कितनी होती है? ये लगभग होती है 1.54 होती है। ये एथीन के अंदर होती है वो 1.46 होती है, और एथाइन के अंदर होती है वो 1.37 होती है, 1.37 होती है। तो आप इसको एक समझ सकते हो कि आप जब एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन इनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बंध लंबाई घटेगी और बंध ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। ये तीनों क्वेश्चन जो बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने इनको आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपनी बुक के अंदर भी मैंने डाल रखा है इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में ये क्वेश्चन एल्डिहाइड और कीटोन का है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। अब इस क्वेश्चन को मैंने बुक के अंदर भी डाल रखा है। इसको यहाँ पर इसमें माथापच्ची करने से मतलब नहीं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, क्लीमेंसन अपचन जिसको कहते हैं और वोल्फ किस्नर अपचन कहते हैं, वो मैंने वहाँ बता रखा है। मेरे हिसाब से यहाँ इसमें माथापच्ची करने का मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अपचयक एल्डिहाइड और कीटोन के क्रियात्मक समूह और CH2 समूह में अपचयित करता है? एल्डिहाइड और कीटोन को करता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो आंसर होगा जिंक अम्लगम और सांद्र HCl की उपस्थिति, क्लीमेंसन अपचन जिसको कहते हैं। आप इसको देख लेना। यहाँ मेरे हिसाब से टाइम खराब करने से मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। जो डाउटफुल क्वेश्चन होंगे आपके, उन डाउटफुल क्वेश्चन को जो अच्छे समझाने वाले जो आपके क्वेश्चन होंगे। अब जैसे अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आपके एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जा सकता है, और एग्ज़ाम में ये RPSC का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि प्रोपीन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में प्रोपीन की अभिक्रिया करवाई जाती है? HOCl से, हाइपोक्लोरस एसिड से करवाई जाती है। Cl2H2O के साथ निम्नलिखित मध्यवर्ती के साथ आयन देती है। अब ये जो अभिक्रिया होती है, यहाँ पर एक मध्यवर्ती आयन बनता है। वो जो क्या बनता है उसके बारे में बात की। तो यहाँ जो अभिक्रिया ये जो है वो एल्कीन की अभिक्रिया किससे करवाई जाती है? हैलोजन के साथ करवाई जाती है। एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवाई जाती है। तो जो हैलोजन के साथ अभिक्रिया होती है उसमें यहाँ बनेगा क्या? यहाँ हेलोहाइड्रिन बनेगी पहले, और फिर हेलोहाइड्रिन की अभिक्रिया हाइपोहेलस अम्ल में कार्बन कार्बन जो द्विबंध बनता है उसका भी क्या होता है? योग होता है। किसके ऊपर होता है? ये जो हाइपोहेलस एसिड का योग होता है वो कार्बन कार्बन द्विबंध के ऊपर यहाँ पर योग होगा। और यहाँ अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। इसको भी मैं समझाता हूँ कैसे ये अभिक्रिया। अब देखो, अब अगर इस रिएक्शन को पूरा मैकेनिज्म से समझाने बैठ गए ना तो मैकेनिज्म आपके कोई काम की नहीं है। लेकिन जो ये क्वेश्चन बना है मेरे हिसाब से ये ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है। आपके 11th-12th में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने इसको ग्रेजुएशन के उठा के डाला है। तो ये जो यहाँ आयन बनेगा वो अभिक्रिया क्या होती है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ बनता क्या है? हेलोहाइड्रिन बनता है। किसकी क्रिया करवाई जाती है? एल्कीन के ऊपर। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये एल्कीन है, मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ किसके? प्रोपीन के ऊपर करवानी, तो आप प्रोपीन के ऊपर भी करवा सकते हो, लेकिन मैं एथाइन के ऊपर करवा रहा हूँ, या फिर जिसके ऊपर भी करवाओ, आपकी इच्छा हो। लेकिन बनेगा क्या? देखो मैं प्रोपाइन के ऊपर करवा के देख लेता हूँ। ये लो, ये आपके CH3, ये प्रोपीन है ना, हाँ प्रोपीन के ऊपर करके देख लेते हैं। ये CH डबल बॉन्ड, ये CH2, इसके ऊपर किसका योग करवाना है? Cl2 का योग करवाना है, और जल की उपस्थिति में योग करवाना है। यहाँ से क्या होगा? बनेगा क्या? CH3 बनेगा या CH, फिर यहाँ क्या जुड़ जाएगा? आपका जुड़ जाएगा यहाँ, इधर देख ले, इधर कर लेते, यह जुड़ जाएगा यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? CH2, और यहाँ क्या रहेगा? Cl जुड़ जाएगा। HOCl वो आपका हाइपोहेलस एसिड जो है वो यहाँ जाके जुड़ गया है। इसको कहते हैं हेलोहाइड्रिन कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब एल्कीन के ऊपर जल की उपस्थिति में हैलोजन के साथ क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? हेलोहाइड्रिन बनता है। और इस अभिक्रिया में जो हाइपोहेलस एसिड होता है उसका HOCl वो जो कहाँ जुड़ेगा? वो कार्बन कार्बन द्विबंध के बीच में यहाँ जाके जुड़ेगा, वहाँ जाके जुड़ गया। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। और यहाँ पर जो मध्यवर्ती बनता है वो क्या बनता है? ये वाला जो मध्यवर्ती बीच में धनायन बनेगा वो मध्यवर्ती ये बनता है। इसको आपको सीधा याद रखना है। इसको कहते हैं हेलोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेलोनियम आयन कहते हैं। और जो मध्यवर्ती बनता है वो हेलोनियम आयन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ से फिर आपका जो आगे क्वेश्चन है वो कितने नंबर? 40 नंबर ये हो गया। उसके बाद में जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है आपके, केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आएगा वो आपके किस नंबर पे आता है?
ये आ गया क्वेश्चन केमिस्ट्री का 56 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 56 नंबर क्वेश्चन जो आपके कहाँ से लिया गया है, ओजोनी अपघटन से लिया गया, ओजोनीकरण से लिया गया है। एक कार्बनिक यौगिक ए जिसका ओजोनीकरण करने पर एसीटोन बनेगा और एक प्रोपेन एल्डिहाइड बनता है। अब इसके सूत्र अलग कर दो। एसीटोन का सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और प्रोपेन एल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3 और CH2 और ये CHO। प्रोपेन एल्डिहाइड ये होता है, ये प्रोपेन एल्डिहाइड। ये दोनों बनने चाहिए। क्या बनना चाहिए? एसीटोन बनना चाहिए और प्रोपेन एल्डिहाइड का सममोलर मिश्रण बनना चाहिए। देखो ये इसके अंदर थोड़ी सी एरर ये है कि यहाँ पर ये भी 2 methyl 1 पेंटीन है और ये भी 2 methyl, तो इसकी जगह 2 कर दो। ठीक है, 2 methyl 2 पेंटीन। अब 2 methyl और 2 पेंटीन का ओजोनी अपघटन करते हैं, क्या ये बनता है या नहीं बनता है, अपने को वो देखना है। तो मैं देखूंगा कि 2 methyl 2 पेंटीन, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो आपके बनेगा CH3, ये इसके ऊपर ये 2 methyl आ गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये CH, ये CH2 और ये CH3, ये 1 2 3 4 5 और ये दूसरे कार्बन 2 methyl, ये 2 पेंटीन, 2 methyl 2 पेंटीन हो गया। इसके ऊपर ओजोन का योग करवाना, ओजोनीकरण करवाना है। क्या बनेगा? यहाँ इसके ऊपर ऑक्सीजन का योग करवाना है, तो ये सिंगल कार्बन, ये कार्बन, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? CH3 है और इधर भी क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है। अब आगे यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाद में ये वाला कार्बन, यहाँ पे क्या जुड़ा? हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2 और CH3। ये हाइड्रोजन और ये CH2, कितने कार्बन हो गए? हाँ, CH2 CH3। अब इसके ऊपर जब ओजोन का योग होता है तो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनती है, ओजोनोइड बनता है। अब इसका जल अपघटन करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में? जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया जाता है। तो यहाँ से ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद में ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, दूसरा बन जाएगा CH3, तो ये CH3, फिर ये CH2, तो ये आपका CH2, फिर ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O और ये वाला H, ये बन गया प्रोपेन एल्डिहाइड और ये बन गया एसीटोन। तो वो जो एल्कीन बनती है, वो जो एल्कीन है वो कौन सी होती है? 2 methyl पेंटुइन, 2 methyl पेंटुइन या 2 methyl पेंटीन होती है, जिसका ओजोनी अपघटन करने पर आपका क्या बनेगा? एक एसीटोन बनेगा और एक प्रोपेन एल्डिहाइड बनता है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया 56 नंबर, 56 नंबर। उसके बाद 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा C6H14 होता है, वो क्या होता है? नॉर्मल हेक्सेन होता है। इस नॉर्मल हेक्सेन का समावी नहीं है। अपनी बुक के अंदर पेज नंबर मेरे हिसाब से जो केमिस्ट्री जहाँ से हाइड्रोकार्बन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होगा, उसके अंदर आपके ब्यूटेन और पेंटेन और हेक्सेन, इन तीनों के जो समावी हैं वो दिए हुए हैं। ब्यूटेन के 2 समावी होते हैं, पेंटेन के 3 होते हैं और हेक्सेन के 6 समावी होते हैं। 6 में से या 6 नहीं 5 होते हैं। हेक्सेन के कितने होते हैं? 5 समावी होते हैं और उन पाँचों में पहला ये CH3 CH2 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 CH2, इसको कहते हैं नॉर्मल हेक्सेन, ये भी होता है। और दूसरा आता है आपके 2 methyl पेंटेन। 2 methyl पेंटेन, देखो ये पेंटेन होगा, 1 2 3 4 5, ये दूसरे पे मेथिल 2 methyl पेंटेन ये भी है। और तीसरा आएगा 3 methyl पेंटेन आएगा। तो 3 methyl पेंटेन भी होता है, वो क्या होता है? इसका समावी होता है, हेक्सेन का होता है। और दूसरा इसके साथ में एक और होता है 2,3 डाइमेथिल। 2,3 डाइमेथिल का मतलब एक CH3 कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा। और अगला जो बनेगा वो 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन बनता है। तो इसके 5 समावी होते हैं, किसके? नॉर्मल हेक्सेन के होते हैं। वो मैंने अपनी बुक के अंदर बहुत अच्छे से बता रखा है। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये NCERT से लिया गया है। NCERT 11th के अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ पड़ा है कि जब मेथेन निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1273 केल्विन ताप पर वाष्प से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। ये वाली जो रिएक्शन होती है वो आपके कैसे होती है? CH4 + H2O किसके साथ करें? जल के साथ, वाष्प के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पर ये जो 1273 केल्विन ताप लिया जाता है, उत्प्रेरक कौन सा लिया जाता है? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड
और हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस जो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, 3 अणु जो बनेंगे वो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो बिल्कुल बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और ये आपका CO+H2 जिसको वाटर गैस भी कहते हैं, मेरे हिसाब से ये वाटर गैस बनने की प्रक्रिया है। उसके बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिकों के नाइट्रीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य करना है तो ये कह रहा है कि बेंजीन के नाइट्रीकरण में, जो बेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं की दर हेक्सा ड्यूटेरो बेंजीन के लगभग समान होती है। बेंजीन के नाइट्रीकरण की दर हेक्सा ड्यूटेरो बेंजीन के लगभग समान होती है। इसको एक बार रोकिए। टोलुइन के नाइट्रीकरण की दर बेंजीन से अधिक होती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। टोलुइन के नाइट्रीकरण की दर बेंजीन की मतलब दर होती है बेंजीन से अधिक होती है, गलत है। अब ये क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है ना, तो ये कथन सत्य है, इसको छोड़ो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्लोरोबेंजीन के नाइट्रीकरण की दर बेंजीन से अधिक होती है, ये कथन गलत है। ये कथन चौथा है वो गलत हो जाएगा। अभिक्रिया एक इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब ये इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी, नाइट्रीकरण अभिक्रिया है, वो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो ये तो बिल्कुल सत्य है, ये भी सही है और आपका जो ये दूसरा भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया, गलत हो गया पहला और गलत हो गया तीसरा। तो पहला और तीसरा दोनों गलत है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगली जो अभिक्रिया है वो दी गई है, दी गई अभिक्रिया में एक X दिया हुआ है और इसके ऊपर Cl2 की क्रिया से ये बना है। ये तीर का निशान देखिए, ये इधर की तरफ नहीं है, ये तीर का निशान इधर की तरफ से है, यहाँ से है। तो ये जो आपका क्या है, ये एक बेंजीन है। तो बेंजीन के ऊपर Cl2 का योग करवाओ आप, बेंजीन के ऊपर Cl2 का योग करवाओगे, कौन सी अभिक्रिया होती है, क्लोरीनीकरण होता है। बेंजीन का क्लोरीनीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और यहाँ पे क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन बनेगा जिसको कहते हैं C6H5Cl बनता है, C6H5Cl। तो ये C6H5Cl, ये भी C6H5Cl, ये Cl2 गलत है, ये C6H5Cl। दूसरा, फिर ये जो बेंजीन बना है, इस बेंजीन का क्या करवाया जाता है, सधूम H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है। सधूम H2SO4 मतलब जिसको कहते हैं ओलियम भी कह सकते हैं हम, ओलियम नहीं होता है, सधूम H2SO4 ओलियम होता नहीं होता है। फिर उसके बाद में H2SO4 की क्रिया करवाई जाती है, गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो आपका बनता है, जो सल्फोनिक समूह होता है SO3H के बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर बन जाएगा C6H5SO3 और H। यहाँ पर एक गड़बड़ ये है कि इस O को है ना आप हटा देना, इस O को हटा देना और यहाँ पर क्या कर देना, C6H5SO3H। ये बेंजीन सल्फोनिक, इसको कहते हैं, ये जो अभिक्रिया बनती है, ये जो अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं सल्फोनीकरण। इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है बेंजीन की। दोनों इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को मैंने एक साथ में कर दिया। ये बेंजीन के ऊपर हैलोजन का योग, हैलोजनीकरण, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन बना, ये क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर H2SO4 का योग करवाया, क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना, सल्फोनीकरण अभिक्रिया हुई, C6H5 और SO3 और H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। तो ये ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बेंजीन की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ए से अभिक्रिया करवाने पर एसीटोफिनोन बनता है। ये एसीटोफिनोन का निर्माण होता है। यहाँ पर ए क्या है, ए किसको कहते हैं, देखो ये जो अभिक्रिया है वो है फ्रीडेल क्रॉफ्ट। आपकी जो फ्रीडेल क्रॉफ्ट 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है और ये फ्रीडेल क्रॉफ्ट आपकी कौन सी है, एसिटिलीकरण अभिक्रिया है। फ्रीडेल क्रॉफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया है। होती कैसे है, किसके ऊपर का योग करवाना है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर आपको किसका योग करवाना है, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से करवाई जाती है। किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड किसकी उपस्थिति से करवाई जाती है। तो यहाँ पर एक HCl तो आपका निकल जाता है, सीधी बात है, और वहाँ बेंजीन के ऊपर जाके क्या जुड़ जाता है, C+CH3 या फिर इसको कहते हैं C6H5CH3। इसको क्या कहते हैं, आपको एसीटोफिनोन कहते हैं और एसीटोफिनोन के योग से किसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये क्या बनेगा, CH3C+Cl। डी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपकी। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा, 61 हो गया। 61 के बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है,
एक यौगिक दिया हुआ है 62 क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि यौगिक ए के ऑक्सीकरण से 2 कीटो प्रोपेनॉल का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण करना है और प्रोपेनॉल का निर्माण होता है तो यौगिक ए की पहचान कीजिए। और ये जो अभिक्रिया है वो एल्काइनों का ऑक्सीकरण किया जाता है। अभिक्रिया कैसे होती है उसको एक बार समझिए। यहाँ पर यह अभिक्रिया बहुत ही ईजी अभिक्रिया है, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, जिसमें होता क्या है कि इसके अंदर जो अभिक्रिया आपकी करवाई जाती है वो बनाना क्या है, 2 कीटो प्रोपेनॉल बनाना है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये लेके देखते हैं एक बार लेके देखते हैं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड ये CH, इसके ऊपर इसका ऑक्सीकरण करवाना है तो सीधी बात है कि ऑक्सीजन जोड़नी है इसके ऊपर। ऑक्सीजन जोड़ने के लिए CH3 ये C डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो और इसके साथ क्या जुड़ेगा, देखो दूसरा कार्बन, हाँ ठीक है, और इसके साथ में एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है ही। तो ये देखो 1 2 पे क्या है, कीटो है, तो ये आ गया 2 कीटो। फिर प्रोपेनॉल 1 2 और 3 कार्बन और ये क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्डिहाइड है, तो 2 कीटो प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो वो जो एक यौगिक होता है वो क्या होता है, प्रोपाइन होता है। उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, किससे, उसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो 2 कीटो प्रोपेनॉल का निर्माण होता है, 2 कीटो प्रोपेनॉल का निर्माण होता है। अगली जो आपकी अभिक्रिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, मैंने इस अभिक्रिया को, ये जो रिएक्शन है इस अभिक्रिया को मैंने एक साथ में कर दिया। ये 62 हो गया और कोई पीछे नहीं रह गया क्या, चलो इधर देखो ये 62 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी है, मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया होती है। जो आपका प्रोपाइन मतलब एल्काइनों का मर्क्यूरीकरण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है, मार्कोनिकॉफ के अनुसार होता है, बिल्कुल सत्य बात है। ए और बी के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो यहाँ पर थोड़ी सी एरर है, यहाँ पर आप ट्रिपल बॉन्ड कर देना और यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड कर देना। इतना सा आपके पास दिमाग होना चाहिए। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और फिर इस क्वेश्चन को डाउटफुल ले रहे हो तो बिल्कुल आप पीछे हो। वो जहाँ सेंटर है वहाँ से फोटो भिजा रहे हो इस क्वेश्चन का, यार इतना तो माइंड लगा के ट्रिपल बॉन्ड कर लो। है कौन सी अभिक्रिया, इस उत्प्रेरक जो कैटलाइज दिया है उससे भी आप इस अभिक्रिया को पहचान सकते हो और फिर क्वेश्चन डाउट भेज रहे हो तो बिल्कुल गलत बात है ये। देखो ये एथाइन के ऊपर जब जल का योग करवाया जाता है, मर्क्यूरिक लवण की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो यहाँ पर इसके ऊपर जो जल का योग होता है वो हो जाता है। इसके ऊपर बनेगा क्या वो देखना कि यहाँ वाली जो अभिक्रिया होती है उसमें आपके एथाइन का योग करवाना है, ठीक है। एथाइन के ऊपर योग करवाया जो, फिर तो बनता क्या है, यहाँ से तो ये H ये C रहेगा, HC हो गया और उसके साथ में क्या जुड़ गया, आपके हाइड्रोजन को जोड़ दो, एक हाइड्रोजन को और जोड़ देते। तो मैं थोड़ा इसको उल्टा करके लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ इसको तोड़ा है तो ये बनेगा OH और HOH लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखो HOH। एक हाइड्रोजन जोड़ दो इधर और एक OH जोड़ दो आप इधर, क्या बनेगा, तो यहाँ CH पहले से है तो इसको CH2 कर दो, ये क्या हो गया CH2 हो गया। फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर क्या है CH तो पहले से है ही और यहाँ पर ये क्या आ गया OH आ गया, है ना। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये वाले जो ऑक्सीजन है, ये वाले जो आपकी हाइड्रोजन है वो कहाँ चली जाएगी, ये हाइड्रोजन इसको दे दो। इसके अंदर क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है, जिसको अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर पुनर्विन्यास होगा और पुनर्विन्यास के द्वारा या फिर इसके चलाव्यता अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर चलाव्यता भी होती है। तो वहाँ पर जो चलाव्यता के द्वारा ये जो बना है वो इसको विनाइल अल्कोहल कहते हैं। और यहाँ से आगे जो बनेगा वो उत्पाद क्या बनता है, इस उत्पाद को मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, देखना इसको, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3C डबल बॉन्ड हो H, मतलब ये बनेगा CH3CHO। तो CH3CHO आपको कहीं दिख रहा है, ये CH3CHO, ये CH3CHO, ये CH3CHO, ये CH3CHO, ठीक है। इन तीनों के चारों के अंदर CH3CHO बन रहा है, मतलब एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। अब उसके बाद में जो आपकी क्रिया करवाई जाती है, किसके ऊपर, प्रोपाइन के ऊपर क्रिया करवाई जाती है, प्रोपाइन के ऊपर योग करवाया जाता है। फिर यहाँ से कैसे बनेगा, ये CH3 और ये C और यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रहने दीजिए। फिर यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा OH, यहाँ पर आपके क्या जुड़ जाएगा OH, यहाँ थोड़ी जुड़ेगा
CH, हाँ यहाँ पर आपके OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर आपके क्या है सिंगल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है और ये हो जाएगा। यहाँ की हाइड्रोजन कहाँ चली गई, यहाँ चली गई और जिसको अपन चलावता कहते हैं, तो ये बन जाएगा CH3। यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो CH3, ये जो बनता है वो क्या बनता है, एसीटोन बनता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड हो जो क्या है, ये वाला जो अभिक्रिया है ऑप्शन नंबर C इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है। अब कोई कह रहा था कि इसके अंदर भी क्या है, आपके इसके अंदर भी कोई बोला था कि एरर है, बिल्कुल एरर नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल सही है कि जब एथाइन की क्रिया, जब ये एथाइन है इसकी क्रिया करवाई जाती है, इसको एथाइन बोलते हैं। एथाइन की क्रिया किससे करवाते हैं, इसका मर्क्यूरिक लवण की उपस्थिति में जल का योग करवाया जाता है। इलेक्ट्रॉन से नहीं, योगात्मक क्रियाविधि के द्वारा एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिर जब प्रोपाइन के ऊपर करवाते हैं, किसके ऊपर करवाएंगे, प्रोपाइन के ऊपर करवाते हैं जल का योग मर्क्यूरिक लवण की उपस्थिति में, इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक क्रियाविधि के द्वारा एसीटोन का निर्माण होता है। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है। इसके अंदर इसका आंसर क्या हो जाता है, ये C वाला आंसर इसका हो जाता। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो अपन ने कर दिया है। ये मर्क्यूरिक लवण वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछा जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम हाइड्रोकार्बन के अम्लीय लक्षणों के संबंध में सही है। हाइड्रोकार्बन का अम्लीय लक्षण, ये अभी आपके संस्कृत एजुकेशन में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें जो एल्काइन थे उनकी एसिडिक अम्लीय लक्षणों के बारे में क्वेश्चन आया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न था वहाँ पर। ये आपके एथाइन है, क्या है, एथाइन है, ये आपके क्या है, एथीन है और ये क्या है, एथेन है। इन तीनों के अंदर, इन तीनों में जो अम्लीयता होती है, विद्युत ऋणता बढ़ने पर अम्लीयता हमेशा क्या होती है, बढ़ेगी। और जिनकी विद्युत ऋणता या फिर संकरण कर दो, इसके अंदर sp3 संकरण, इसके अंदर sp2 संकरण और इसके अंदर sp संकरण, जिसके अंदर S लक्षण ज़्यादा होते हैं, जिसके अंदर S करैक्टर ज़्यादा होते हैं, उसमें जो होता है वो लगभग कितने होते हैं कि मेरे नोट्स में भी बता रखा है कि इसके अंदर जो S करैक्टर होते हैं वो 50% होते हैं और एल्कीन के अंदर होते हैं वो लगभग 33% होते हैं और यहाँ पर लगभग 25 होते हैं। जिसमें S करैक्टर ज़्यादा होंगे, जिसमें शंकरण के अंदर जो S करैक्टर होते हैं ये ज़्यादा होंगे, उसकी अम्लीयता भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। S लक्षण बढ़ेंगे तो अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बिल्कुल ये सत्य बात है। तो इसके अंदर अम्लीय सामर्थ्य जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो S करैक्टर होते हैं उसके। तो S करैक्टर सबसे ज़्यादा किस में हो जाएंगे, इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि ये क्या है आपके एथाइन, यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक हो सकती है, एक मिनट इसको देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा। यहाँ इसको मैं थोड़ा सही लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा CH3C, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये C और ये आपका CH3 हो जाएगा। ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन वाला हो जाएगा और ये 1 कार्बन वाला हो जाएगा। इसमें अपन कह सकते हैं कि कार्बन से, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर प्लस आई समूह वाले जो समूह जुड़ेंगे तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व जिसका बढ़ जाता है तो फिर वो क्या जाती है, जो एल्काइन है उनमें अम्लीय गुण क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। अम्लीय गुण क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव वाला कोई समूह नहीं है, यहाँ पर 1 पड़ा है, ये 1 है जो प्लस आई वाला है, यहाँ 1 ये है और 1 2 है। 2 समूह होने के कारण ये सबसे कम अम्लीय होगा, ये उससे ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा होगा ये होगा। तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों बिल्कुल सही होंगे आपके। ये जो देखो ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको NCERT के अंदर ये सारा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन ये सारे क्वेश्चन कहाँ दिए हुए हैं, बिल्कुल NCERT के अंदर दिए हुए हैं। और NCERT से बाहर आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन है वो NCERT से बाहर।
ये वाला क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी के पेज में। एनसीईआरटी में एक पेज नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है प्रॉपर रूप से, लेकिन मेरे नोट्स में मैंने डाल रखा है, अपने बुक के अंदर में मैंने डाल रखा है, और पिछली बार जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को डाला था। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर अभिक्रिया करवाई जाती है। कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर जल का योग करवाते अभिक्रिया करवाई जाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपके क्या बनता है? एथाइन का निर्माण होता है। तो ये CaCO2 + H2, यहाँ पर जो अणु लिए जाते हैं वो जल के 2 अणु लिए जाएंगे। यहाँ पर ये जो बनता है उसके साथ में क्या बनता है? CaOH का होल 2 बनता है, और उसके क्या साथ क्या बनेगा? C2H2। C2H2 क्या होता है? एथाइन होता है। कैल्शियम कार्बाइड से एथाइन का योग, एथाइन के निर्माण की विधियाँ एनसीईआरटी 11th के अंदर एक पेज में दे रखी है, उसको जाके आप देख लेना। बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया है, सोबर अभिक्रिया है। उसके बाद में ये जो है निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? ये एल्काइन का योग करवाया जाता है। एल्कीन के ऊपर HBr का योग, हाइड्रोजन हैलाइड का योग परऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। वो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा मुक्त मूलक योगात्मक क्रियाविधि के द्वारा होती है, और इसका जो निर्माण होता है ये हो जाएगा, ये वाली एल्केन होती है, एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाता है। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो गया है और टाइम भी हो गया है, तो अगला वीडियो जो आपका होगा उसमें मैं बाकी वाले केमिस्ट्री के क्वेश्चन करके बताऊंगा। आप कमेंट करके बताना कि ये जो तरीका है अपना पेपर करने का ये कैसा है। अगर ये सही रहता है तो मैं कुछ 1 महीने के अंदर ये जो टेस्ट अपना जो हो रही है उसके वीडियो में अपने जो एप्लीकेशन है उसमें अपलोड करवा दूंगा, ताकि आप वहां से देख सकते हो। ये मैं कर दूंगा, इतना देखने की कोशिश करूंगा। 1 महीने बाद में अपना लगभग पैनल भी लग जाएगा, और सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके आपको समझाया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अभी मेरे पास पैनल नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी इतना एक क्वेश्चन के साथ में इतने सारे क्वेश्चन, और इनको अच्छे से कोई समझाता नहीं है। और बाकी वाले देखो, अभी मैं केमिस्ट्री का कर रहा हूँ, थोड़े दिन बाद में बायोलॉजी को भी धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चन डाउटफुल होंगे उनको भी मैं सही करवाने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।